हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित एकेडमी। मैं हूं सुनीता साबित एंड हम देख रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। यस, एंड अंडर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हम देख चुके हैं फर्स्ट सेशन जिसमें हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वेदर एंड सो ऑन। उसके सेशन स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने भी फर्स्ट सेशन नहीं देखा हो सो दे शुड हैव जस्ट लुक ऑन टू द फर्स्ट सेशन। फिर फर्स्ट सेशन के बाद आपको ये सेकेंड सेशन कंटिन्यूशन में समझ आएगा स्टूडेंट्स। सो लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज सेशन। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इट्स टोटली बेस्ड ऑन वेस्ट मैनेजमेंट। यस, हम सोचेंगे कि एनवायरमेंट मैनेजमेंट में एनवायरमेंट की बात हो रही है तो क्लाइमेट वेदर तो ठीक है, बट ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या बात है, क्यों ज़रूरत क्यों है स्टूडेंट्स? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो ज़रूरत है आज की डेट में यस बहुत ही ज़्यादा है स्टूडेंट्स। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज एक्चुअली द नीड ऑफ द आवर। नाउ व्हाट डज दैट मीन? आप देख सकते हो कि सॉलिड वेस्ट कई तरह के हैं, है ना, जो पेपर्स, प्लास्टिक, टिन, ग्लास, रबर, जो भी मटेरियल्स हैं सॉलिड वेस्ट। ओके, ये सब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? जगह, है ना, कहीं पे भी हम डाल देते हैं तो वो जगह अक्यूमुलेट करने लगती है। अब इसको एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे देखते देखते 1 साल हो गया, फिर 2 साल। अब देखोगे ये जो डंपिंग ग्राउंड में जो डंपिंग एरियाज हैं वो बढ़ते जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे कितना भी आप डंप करो वो जगह कम ही पड़ती है स्टूडेंट्स। अभी इसको हम और डिटेल में समझेंगे कि भाई कौन सी चीज़ों को कितना डिकम्पोज होने में टाइम लगता है। हम डंप कर रहे हैं तो वो जगह क्यों लेती है? भाई डिकम्पोज हो जाएगी तो जगह कम पड़ेगी, सॉरी जगह लगेगी ही नहीं, है ना। अगर कोई चीज़ है और वेस्ट है उसको डिकम्पोज होने में 10 डेज लगते हैं, दैट मीन्स आफ्टर 10 डेज वो स्पेस खाली हो गया सो दैट वो नए वेस्ट को जगह दे सके। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। Many waste materials are generated through various daily activities, है ना। जो नॉर्मल हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें जैसे खाना बनाना, है ना, किचन से तो बहुत सारा वेस्ट निकलता है। स्कूल्स, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके नोटबुक्स पेंसिल्स इरेज करते हैं और नोटबुक में पेजेस टेयर ऑफ हो जाती हैं। ऑफिस वेस्ट, इजंट इट, हॉस्पिटल वेस्ट, ऐसे बहुत सारे वेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स। तो नॉर्मली हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसे हम कहते हैं सॉलिड वेस्ट। अभी जो सॉलिड वेस्ट है स्टूडेंट्स एक तरह का सीरियस इशू है थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड। ओके, एंड इट कॉजेज बोथ वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। यस, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे अगर हम बात करें एक बेसिक एग्जाम्पल्स की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ रिलीजन्स, कोई भी रिलीजन का हो, कुछ भी हो, जब कुछ ओकेजन होता है, जब कुछ ऑफर करने की बात आती है, वर्शिप करने की बात आती है, पूजा पाठ, प्रे करना, ओके, अरदास करना, जो भी है उसमें वेस्ट तो जनरेट होता ही है। फ्लावर्स ले लो, यस, हम भगवान को फ्लावर चढ़ाते हैं, यस, वो फ्लावर्स क्या हो गया, चढ़ाने के बाद वो एज एन वेस्ट ही निकल जाता है, फिर हम उसको पानी वगैरह में फेंक देते हैं या फिर दरगाह पे चादर चढ़ा दो, वो चादर क्या होता है उसमें जो फ्लावर्स लगे होते हैं वो भी एक तरह के वेस्ट होते हैं। कहीं पे भी जाओ, नॉट एट ऑल एनी पर्टिकुलर रिलीजन स्टूडेंट्स, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से वेस्ट तो जनरेट होता ही है। ये आपके लिए या मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए इशू है। ओके, सो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर बॉडीज में पोल्यूशन होता है। फिर वो जो वेस्ट निकल रहा है कहीं से भी हो, घरों से हो, हॉस्पिटल से हो, किचन से हो, कहीं से भी जो वेस्ट निकलता है स्टूडेंट्स वो सॉइल को भी पोल्यूट करता है। अगर आप नॉर्मली रोड पे एक ग्राउंड है, अजम्पशन हमारे घर के बाजू में एक ग्राउंड है और वहाँ पे लोग खेलने आते तो आप देखोगे वहाँ पे साइड्स में कितने कचरे दिखेंगे आपको। वैसे इमेजिन करिए अगर वहाँ पे कचरा नहीं होता तो कितना नीट एंड क्लीन दिखता स्टूडेंट्स, isn't it? तो क्योंकि ये सॉलिड वेस्ट जो है वाटर एंड सॉइल दोनों सोर्सेस को पोल्यूट कर रहा है और उसे हमें बचाना है। सो ऐसे सॉलिड वेस्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड हेल्थ। इकोनॉमिक ग्रोथ भी कैसे होगी स्टूडेंट्स? सी, अगर हमारा देश साफ रहेगा, हमारा घर साफ रहेगा, जब हमारे कोई गेस्ट आते हैं स्टूडेंट्स तो वो क्या कहते हैं, ओह सच अ ब्यूटीफुल हाउस, सच अ क्लीन एंड टाइडी हाउस, है ना। हमारे घर पे जब कोई आता है और अगर हमारे रूम में कोई आता है पर्सनली हमारे रूम में और देखता है कि सारे बुक्स अपनी जगह पे है, सब कपड़े अपने शेल्फ में लगे हुए हैं, है ना, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे है, तो ऑब्वियसली वो तारीफ तो करते ही है कि अरे वाह बहुत ही अच्छा रूम सजाया आपने, है ना, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं। तो स्टूडेंट्स वैसे ही जब कोई टूरिस्ट आता है वो हमारी कंट्री में जब आते हैं तो ये देखते हैं कि भाई हमारा कंट्री भी कितना नीट एंड क्लीन है, या दे विल अप्रिशिएट आवर कंट्री। और फिर लोग नीट एंड क्लीनलीनेस होने की वजह से लोग बाहर से विजिटर्स, टूरिस्ट्स भी काफ़ी आते हैं, तो
तो इस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। बाहर के लोग आते हैं तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होता है स्टूडेंट्स। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यस, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, एनवायरमेंट खराब हो रहा है। कहीं पे भी आप कचरा देखोगे तो वहाँ पे मस्कीटोज, फ्लाई सब जमा होंगे, फिर बीमारियाँ बढ़ेंगी, तो एनवायरमेंट भी इससे गंदा हो रहा है। एंड हेल्थ तो हो ही रहा है ऑब्वियसली। सो स्टूडेंट्स, इसको कुछ ऐसे काम हैं जो कि हमें एज एन इम्पोज करना चाहिए हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में, ताकि ऐसे जो प्रॉब्लम्स है सॉलिड वेस्ट के उससे थोड़ा सा कम किया जा सके। Now it has posed a serious threat to nature and human habitat because of air, water and soil pollution. Yes, अब आप देखो कि कोई डंपिंग ग्राउंड होगा आपके घर के पास तो कितना गंदा स्मेल आता है स्टूडेंट्स, है ना, बहुत ही स्टिंक करता है। यस, अब इससे हम क्या करते हैं, हम थोड़ी देर अपना नाक दबाते हैं और फिर चले जाते हैं। बट स्टूडेंट्स, कैन यू इमेजिन उसके आसपास के जो लोग रहते हैं उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी, है ना। मस्कीटोस, कचरे जो जमा होते हैं वहाँ से मस्कीटोस किसी बच्चे को या किसी को भी काटते हैं, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो ऑब्वियसली हमें भी बहुत बुरा लगेगा, है ना। तो ये जो बहुत ही एक बड़ा खतरा चल रहा है एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन का ड्यू टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसे हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। We make use of many materials and articles in our day to day life. हम बहुत से ऐसे मटेरियल्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट काइंड्स के यूज़ करते हैं जो कि शायद रीयूजेबल हो, बट अदर्स हैव टू बी डिस्कार्डेड। कुछ उसमें से रीयूजेबल है बट बाकी को डिस्कार्ड करना पड़ता है। इफ़ दे आर नॉट प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ, इट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट एडवर्सली। अगर जो रीयूजेबल है, अगर उसे हमने रीयूज करने को डाल दिया, बट बाकी जो बचा जो कि रीयूजेबल नहीं हो सकता, तो उसका क्या होगा स्टूडेंट्स, वो जमा रहेगा और वो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं पोल्यूट करेगा, either or any waste, water, air and soil. yes, तो स्टूडेंट्स कैटेगरीज ऑफ वेस्ट लिए हमने और उसके सोर्सेस कि भाई ऐसे वेस्ट जनरेट होते हैं कहाँ से, ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट की अगर बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हमारे घरों से जमा होता है। वेस्ट फूड, पेपर, प्लास्टिक बैग्स, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, है ना, ग्लास एंड शीट, मेटल आर्टिकल्स एक्सेट्रा। इस हमारे घरों से कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्सेस से तो वेस्ट जनरेट होते ही हैं। नॉट ओनली डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी स्टूडेंट्स काफ़ी जमा होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर बात करें, जैसे केमिकल्स हो गया, कुछ पिगमेंट्स, यस, कलरिंग पिगमेंट्स, कुछ भी हो सकता है, स्लज, कचरा, ऐश, मेटल्स एंड सो ऑन, जो कि उनको ज़रूरत नहीं है। हजार्डस वेस्ट स्टूडेंट्स आ जाता है। हजार्डस वेस्ट में है केमिकल्स, हजार्डस मतलब स्टूडेंट्स डेंजरस, यस। सो केमिकल्स जनरेटेड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, एक्सप्लोजिव्स, है ना, जैसे वो पटाखों के फैक्ट्रीज से जनरेट होता है वेस्ट, वो भी एक्सप्लोजिव्स कंटेन करते हैं उसमें, एंड इन्फेक्शियस मटीरियल्स, यस। सो ये तो हो गया हजार्डस वेस्ट। नेक्स्ट इज फार्म या फिर गार्डन वेस्ट। Students, leaves, flowers, branches of trees, crop residues, straw, animal urine, animal dung, remains of various chemicals and fertilizers, जो कि गार्डन को अच्छा ग्रो करने में हम यूज़ करते हैं, वो सारे जो वेस्ट हैं स्टूडेंट्स, फार्म या फिर गार्डन वेस्ट, यस, इन सबको यूज़ करके हम कंपोस्ट बनाते हैं। इन फ्यूचर वी विल सी कि हम कंपोस्ट कैसे क्या तैयार होता है, ओके। कंपोस्ट तैयार करते हैं हम, बट वेस्ट तो है ही, जनरेट तो होता ही है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अगर जैसे बात करें, नॉन फंक्शनल टीवी सेट, जैसे अभी हमारे घर का टीवी सेट खराब हो गया और शॉपकीपर ने कहा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है इसको रिपेयर करना, सो आवर पेरेंट्स दे से विल बाय अ न्यू टीवी, बट जो पुराने वाली है वो क्या करना है, उसे कबाड़ खाने में दे दिया, यस, बट वहाँ पे भी तो कचरा जमा हो रहा है। सेलफोन्स, यस स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि सेलफोन्स एक मॉडल पुराना हो जाता है तो फिर हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर नया ले लेते हैं, दूसरा पुराना हो गया तो तीसरा ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे व्हाट हैपेंस इज कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। नॉट ओनली दिस, जो म्यूजिक सिस्टम्स हैं पहले बहुत बड़े बड़े आते थे, अभी बहुत छोटे से आ गए, तो स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से हम रिप्लेस कर देते हैं। कंप्यूटर्स, नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, कंप्यूटर्स के पार्ट्स एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत सारे हैं। नेक्स्ट इज बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट जैसे हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी को चोट लग जाती है तो ड्रेसिंग जो करते हैं हम, ओके, गॉज, बैंडेजेस एंड सो ऑन, वो सारे वेस्ट होते हैं। नीडल्स, सलाइन बॉटल्स, सिरिंजेस, मेडिसिन की जो बॉटल्स होते हैं, यस, टेस्ट ट्यूब्स, बॉडी पार्ट्स, ब्लड एक्सेट्रा फ्रॉम क्लिनिक, हॉस्पिटल, ब्लड बैंक एंड लेबोरेटरीज, यस। बॉडी पार्ट स्टूडेंट्स ऑब्वियसली जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज टेकिंग लाइव ट्यूशंस विद माय स्टूडेंट्स, सो ही जस्ट सेड मी, मैम बॉडी पार्ट्स मतलब क्या। जैसे कभी कोई ऑपरेशंस होते रहते हैं स्टूडेंट्स,
ऐसा है कि कोई बॉडी का पार्ट डिस्कार्ड करना है, ठीक है, जैसे किडनी फेलियर है तो ऑब्वियसली वो किडनी निकालनी है। अगर किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन है तो जो बॉडी पार्ट फेलियर है स्टूडेंट्स, जो बॉडी पार्ट फेलियर है, वो बॉडी के पार्ट को निकालने पर ही तो हम नया बॉडी पार्ट फिक्स कर सकते हैं, तो वो हो गया ना बॉडी पार्ट्स, तो वो वेस्ट है ना। यस, तो ऐसे बहुत सारे वेस्ट जनरेट होते हैं स्टूडेंट्स। और ऑब्वियसली ऑपरेशंस के दौरान ब्लड भी वेस्ट होता है काफ़ी सारा, ठीक है। तो ये सारे बायोमेडिकल वेस्ट आ गए। अब कुछ और भी वेस्ट है क्या? यस, अर्बन वेस्ट। नाउ व्हाट इज दैट? अर्बन वेस्ट स्टूडेंट्स, अर्बन सिटीज के जो वेस्ट होते हैं। नाउ दिस वेस्ट जनरेटेड थ्रू हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज एंड लार्ज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स, हाउसहोल्ड इंडस्ट्री हो या फिर कोई लार्ज कमर्शियल इंडस्ट्री हो स्टूडेंट्स, जैसे एंड कैरी बैग्स, यस, ग्लास, मेटल पीसेस एंड रॉड्स होते हैं, threads, rubber, paper, cans from shops, vegetable and meat markets, construction waste, etc. Students, urban waste तो काफ़ी सारे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखोगे तो कितने सारे वेस्ट मिलते हैं वहाँ पे, है ना। कुछ सीमेंट की बोरियाँ वेस्ट हो गई एंड ऐसा बहुत सारे वेस्ट मिलते हैं। वेजिटेबल एंड मीट मार्केट्स में जाएंगे तो कितने सारे वेजिटेबल्स एंड मीट्स आपको वेस्ट मिलते हैं। यस, नेक्स्ट पेपर इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको पेपर, रबर इंडस्ट्री में जाएंगे तो रबर वेस्ट मिलता है। यस, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएंगे तो थ्रेड्स एंड फैब्रिक्स आपको एज एन वेस्ट मिलते हैं। सो these all comes under urban waste. Next is radioactive waste and the last is mining waste. Now what is this radioactive waste? Radioactive waste क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसे मटेरियल्स जैसे स्ट्रोंटियम, सेरामियम, बेरियम एंड हेवी वाटर एक्सेट्रा। अभी होता क्या है, करते क्या है, ये जितने भी मेटल्स हैं स्टूडेंट्स, जितने भी मटेरियल्स हैं स्टूडेंट्स, दे आर जनरेटेड फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स। एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स से निकाले हुए यानी वेस्ट है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। यूरेनियम माइंस, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग साइट्स एक्सेट्रा, यहाँ इन सारे सोर्सेस में से, है ना, यूरेनियम माइंस, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर वेपन सेंटर्स, टेस्टिंग वेपन सेंटर्स, ओके, ये सारे जितने भी सेंटर्स हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रोंटियम, सेरामियम, बेरियम एंड हेवी वाटर एज एन वेस्ट मटेरियल डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट इज माइनिंग वेस्ट। नाउ रिमेन्स ऑफ हेवी मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक, कैडमियम एक्सेट्रा फ्रॉम माइंस। अब माइनिंग्स, ठीक है, माइन क्या करते हैं, गोल्ड माइंस एंड ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेटल के माइंस होते हैं। उन माइंस में से हम क्या करते हैं, रिफाइन करने के बाद जो वेस्ट होता है उसे हम एज ए, जो हमारे फिलहाल के लिए ज़रूरत नहीं होती है, ओके, ऐसे हेवी मेटल्स भी होते हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं है, तो उसे एज एन वेस्ट हम डिस्कार्ड कर देते। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह से जो वेस्ट है, अलग अलग सोर्सेज हैं, हमने कैटेगराइज भी कर ली थी, देखा अलग अलग सोर्सेज से वेस्ट जनरेट हो रहे हैं एंड ये सारे के सारे सॉलिड वेस्ट हैं। तो आप देख सकते हो कि एक दिन में टन्स एंड टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। हाउस होल्ड डोमेस्टिक वेस्ट ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ले लीजिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट, अर्बन वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एंड सो ऑन। तो हर तरह से वेस्ट जमा हो रहा है। अब इनका क्या है स्टूडेंट्स, हमने देखा कि वेस्ट किस किस तरह से जनरेट हो रहे हैं, उसके सोर्सेस क्या हैं, बट उसमें से हमने दो कैटेगरीज बना ली। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड द नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वेस्ट जो कि डिग्रेड हो जाएंगे, डिकम्पोज हो सकते हैं, कुछ टाइम लगेगा बट डिकम्पोज हो जाएंगे, ओके। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे टाइप ऑफ वेस्ट जो कि इजीली डिग्रेड हो जाते हैं यानी डिकम्पोज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोब्स। जैसे वेजिटेबल्स की बात कर ले, यस, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था, जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीव्स के, ड्राई लीव्स, गार्डन के जो वेस्ट हैं स्टूडेंट्स, इन सबको हम यूज इन सबको हम यूज करके एज अ कंपोस्ट बना सकते हैं एंड दिस कम्स अंडर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब कंपोस्ट बनाने का मेथड क्या होगा स्टूडेंट्स, एक पॉट ले लीजिए, उसमें आप सॉइल, कुछ अमाउंट ऑफ लेयर का सॉइल बना लीजिए और फिर उसके ऊपर वेजिटेबल्स वेस्ट, जो भी फ्रूट, लीव्स, बार्क्स, जो भी बचा होगा वो डालेगा, फिर से उसके ऊपर एक लेयर, फिर से कुछ थोड़े से वेस्ट और फिर से कुछ एक लेयर्स, और एंड में थोड़ा सा थिक लेयर ऑफ सॉइल कवर अप कर देंगे और उसे एक गनी बैग, है ना, जो शुगर के जो बैग्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, अगर शुगर ट्रांसपोर्ट जो होता है ना,
वो गनी बैग्स वगैरह, शुगर के जो बैग्स होते हैं बहुत ही पतले पतले वीविंग्स होते हैं उसको, वैसे बैग्स को गीला करके हम कवर कर देते हैं वो टैंक्स के ऊपर या पॉट के ऊपर। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे उसे मॉइस्चर मिलता रहेगा और माइक्रोब्स तो अंदर है ही, ओके, तो वो माइक्रोब्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेस्ट जो है उसे वो डिग्रेड करने लगते हैं। अब इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक कुछ दिनों के बाद आफ्टर 10-15 डेज ये एक तरह का कंपोस्ट बन जाता है। अब इस कंपोस्ट को हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं इन फार्मिंग। तो फार्मिंग में हम अगर कंपोस्ट यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें फर्टिलाइजर्स का एक्सपेंस जो है वो बचेगा। यस, तो कहीं ना कहीं हमने जो पैसे बचाए वो घर की चीज़ों से ही बचाए। यस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के वेस्ट तो हमें घरों से ही मिल जाते हैं। यस, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है इट्स वेरी गुड और उसका हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है नॉर्मली किचन वेस्ट इंक्लूड करता है, जैसे स्पॉइल्ड फूड, कल का खाना था, खाना भूल गए, खा नहीं पाए, बच गया, खराब हो गया, तो कोई बात नहीं, हम उससे कंपोस्ट बना लेंगे। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ऐश हो गया, सॉइल डंक, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एक्सेट्रा। ओके, सो दीज वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज वेट सॉलिड वेस्ट। यस, इसे गीला रखना होता है इसीलिए हम इसे कहते हैं वेट सॉलिड वेस्ट। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज वेट गार्बेज। अब स्टूडेंट्स ये जो वेट सॉलिड वेस्ट या फिर वेट गार्बेज है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। Yes, and it is carefully decomposed. We can get compost and fuel of good quality from it. Yes, जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स, कंपोस्ट तो मिलता ही मिलता है और हम इसे घरों में भी बना सकते हैं। एंड नाउअडेज आजकल तो टीवी में काफ़ी ऐड भी आ रहा है कि खुद का कंपोस्ट खुद बना सकते हैं, है ना। हम छोटे छोटे पॉट्स रख के उसमें थोड़ा थोड़ा कंपोस्ट बना सकते हैं। वैसे घरों से डेली डे टू डे बेसिस में कितना कचरा निकलता है, जो भी होगा 2-4 दिनों का साथ में जमा करेंगे, उसे कंपोस्ट के लिए डाल सकते हैं एंड सो ऑन। यस, सो ऐसे जो बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमने सुना होगा ना गोबर गैस प्लांट्स या बायोगैस प्लांट्स। यस, ये कैसे बना, काउ डंग से बना। यस, जितने भी डंग्स होते हैं एनिमल्स के, है ना, गोबर होते हैं, काउ ले लीजिए, बफेलो ले लीजिए, जो भी गोबर देता है जो भी एनिमल, उन सब के डंक्स को जमा करके ओके हम बायोगैस प्लांट्स का सेटअप करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं फॉर कुकिंग पर्पसेस, ओके, उसको हम एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स यूज़ कर सकते हैं। किसको, बायोगैस को। कुकिंग गैसेस का भी एक लिमिट है ना स्टूडेंट्स, जो भी रिसोर्सेज हैं उन सब का लिमिट है। अगर हम बायोगैस प्लांट्स यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली जब तक काउस रहेंगे तब तक वो डंक्स तो देंगे ही, गोबर तो देंगे, और फिर हमारा काम भी चलता रहेगा। वैसे ही जब तक हम हैं खाना तो बनेगा, किचन से वेस्ट निकलेगा। अब किचन से वेस्ट जब तक निकलेगा हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। यस, और ऐसे बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स दे हैव बीन ऑलरेडी स्टार्टेड इन वेरियस सिटीज। यस, अब इससे होगा क्या स्टूडेंट्स, ऐसे सस्ती चीज़ों से हम अच्छा बनाएंगे और हमारा नेचर भी प्रिजर्व होता रहेगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बाद we'll see नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाउ दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हो गए स्टूडेंट्स, गाड़ियाँ हो गए, है ना, आयरन मेटल्स एंड सो ऑन। ऐसे जो वेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर नॉट इजीली डिग्रेडेड because it requires a very long period of time and the use of various techniques। जैसे हमने देखा कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कोई खास ऐसे कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल सा प्रोसेस था। whereas नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वेरियस टेक्निक्स के साथ साथ बहुत ही लंबे समय की ज़रूरत होती है फॉर डिग्रेडेशन। ओके, ये तो हो गया। अब क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई चीज़ गीली नहीं है, है ना, वेजिटेबल्स कैसा होता है, वेट होता है, यस, और हमें उसे ढक के रखना होता है, वेट गनी बैग्स एंड ऑल से, तो वहाँ पे वेट सॉलिड कहते हैं। वेराज यहाँ पे इसे कहते हैं ड्राई सॉलिड वेस्ट। ओके, क्योंकि ये प्लास्टिक, मेटल्स एंड अदर सिमिलर मटेरियल्स के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह जो सॉलिड वेस्ट है वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो हम उसका हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट देखते हैं। ओके, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट की अगर बात करें, सबसे पहला तो है बैड ऑर्डर ऑफ वेस्ट। बैड ऑर्डर ऑफ वेस्ट, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर हम हमारे घर के बाजू में जो डंपिंग ग्राउंड है अगर उस पर फोकस करें स्टूडेंट्स, तो वहां से अगर हम पास होते हैं, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक बैड ऑर्डर ऑफ वेस्ट आता है। प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, ये टॉक्सिक गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपने वो यमुना रिवर का देखा होगा तो उसमें ना इतना वेस्ट जमा हो गया था कि ऊपर झाग जैसा बनने लगा था,
यस तो वहां पे आप देख सकते हो कि झाग कैसे बना भाई, अपने आप ही थोड़ी बन गया, कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा, कुछ तो केमिकल रिएक्शन की वजह से ही झाग बना। तो वैसे ही प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस भी होते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यस पता चला कि डंपिंग ग्राउंड के बाजू में एक बहुत ही अच्छा सा प्लेग्राउंड है, बट ये डंपिंग ग्राउंड का सारा कचरा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कचरा उस प्लेग्राउंड एरिया में हवा की वजह से या कोई भी अदर सोर्सेस की वजह से स्प्रेड हो रहा है और पूरा जो प्लेग्राउंड है वो गंदा दिख रहा है। तो आप सोच सकते हो कि एक छोटे से प्लेग्राउंड में अगर वो डंपिंग ग्राउंड का कचरा आ जाता है तो इतना मेसी दिखता है, वेराज ओवरऑल हमने जो कचरा फैला के रखा हुआ है तो ओवरऑल अर्थ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो कितनी खराब होती होगी, है ना। यस तो हमें इन सब चीज़ों पे भी फोकस करना है। एयर पोल्यूशन होता है, यस वाटर पोल्यूशन होता है, पानी में हम कचरा डाल देते हैं, फ्लावर्स डालते हैं, वेस्ट मटेरियल्स डालते हैं वाटर बॉडीज़ में, वो सब क्या होता है वाटर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन भी, हम कुछ भी कचरा खाते हैं रैपर्स फेंक देते हैं, ओके तो वो भी तो एक तरह का पोल्यूशन है ना, सॉइल पोल्यूशन। स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेस, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर कोई डंपिंग ग्राउंड होगा, अगर उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया गया या फिर हम कहीं भी कचरा ऐसे डालते गए, खाया डाल दिया, ये खाया वो डाल दिया एंड सो ऑन, तो इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट गंदा होगा, मस्कीटोज फ्लाइज घूमने लगेंगे और फिर वो हमें काटते हैं तो फिर हमें बीमारी होती है। यस नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। यस ये बायोडाइवर्सिटी पे भी इसका बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट होता है। यस तो स्टूडेंट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट में वी हैव सीन कि वेयर देयर आर n number of effects due to solid waste. नेक्स्ट इज नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह सॉलिड वेस्ट एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, कहाँ से आकर जमा हो जाता है और फिर ये एक तरह का हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है। तो हमें इसके मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए, है ना। अब इसके मैनेजमेंट की ज़रूरत है क्या? यस डेफिनेटली है। तो जो नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर फोकस करते हुए द फर्स्ट पॉइंट सेज फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। यस सराउंडिंग्स को क्लीन करना, जैसे हमने एक थोड़ी देर पहले एक पिक्चर ली थी रोड की, है ना, वहां पे जब कचरा था तो रोड कितना गंदा लग रहा था, वेराज अगर उसी को नीट एंड क्लीन कर दिया जाए तो इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। यस नेक्स्ट इज फॉर एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड थ्रू दैट टू जनरेट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यस नेसेसिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, हमने अगर सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना शुरू कर दिया तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी एज वेल एज फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे हमने देखा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फार्म वेस्ट को हम यूज़ करके फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। यस एंड इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्क जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, है ना। यस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो जो अनएम्प्लॉयड है उनका काम बनेगा। अगर assumption कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज आई डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटीज टू गो फॉर, तो अपॉर्चुनिटीज बननी शुरू हो जाएंगी। मैं ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू करूंगी कि जहाँ पे वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाता हो और वहाँ पे जो लोग आएंगे उनको कुछ सैलरी, कुछ वेजेस मिलेंगे। ओके टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज पे एक स्ट्रेन है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज जब तक मिल रहा है आराम से खर्चा करेंगे, भाई ऐश करेंगे, बट ऐसा नहीं है। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज पे जो स्ट्रेन है, जो उनको बहुत ही तकलीफ है ना, ख़त्म होने आ रही है या जो भी है, वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। टू इम्प्रूव दी हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हेल्थ एंड क्वालिटी स्टूडेंट्स, अगर हमारे घरों के आसपास, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू की थी, अब उन्होंने क्यों की, उससे उनका कुछ फर्क होने वाला है क्या? वो हमारे गली में आने वाले हैं या वो हमारे मोहल्ले में आने वाले हैं, क्या वो हमारे बंगलों में आने वाले हैं देखने के लिए कि वी आर स्टेइंग इन अ वेरी गुड कंडीशन, इन अ वेरी हाइजीनिक कंडीशन? नो, ही इज नॉट गोना कम। ओके व्हाट ही हैज टोल्ड अस कि हम अगर हमारा घर, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, ओके हमारा कॉम्प्लेक्स और इनडायरेक्टली हमारा कंट्री अगर हम साफ रखते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। अगर हम अच्छा रहते हैं तो सामने वाला वो हमेशा ये सोचेगा कि अरे इफ़ ही इज स्टेइंग इन अ वेरी गुड एंड हाइजीनिक कंडीशन एंड उसकी वजह से उसका कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो वो भी धीरे धीरे अच्छा और नीट एंड क्लीन एंड हाइजीन एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करेगा। यस कहते हैं ना, जैसा आहार वैसा विचार, तो जैसे वैसे ही है, आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह को आप रिफ्लेक्ट करते हो। ठीक है, इफ समवन कम्स टू माई रूम और मैंने पूरा मेरा रूम फैला के रखा है, तो द अदर पर्सन जो घर पे आया है एज अ गेस्ट, वो क्या सोचेंगे कि ये बच्ची तो बहुत ही असभ्य है, कुछ चीज़ें सामान अपने जगह पे नहीं रखती, है ना, बहुत ही वेल डिसऑर्डर्ड है। बट ऐसा नहीं है, अगर मैंने नीट एंड क्लीन रखा तो क्या होगा, अच्छा अच्छी बच्ची है,
अच्छा काम करती है, नीट एंड क्लीन रखती है, तो क्या होगा, मेरे काम से, मेरे नीटनेस से मेरा बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो मैं जैसी हूँ मुझे वैसा ही चीज़ें रखना है। और स्टूडेंट, साफ सफाई तो हर किसी को अच्छी लगती है ना। पता चला आप बेडरूम पे हो और बेड के नीचे सब कचरे, रैपर्स गिरे हैं, चॉकलेट का रैपर्स, वेफर्स का रैपर्स, टिफिन पड़ा हुआ है, फूड इज लाइंग एवरीवेयर, आपको अच्छा लगेगा? नहीं। ओके, तो सिमिलरली हमें हमारे रूम के साथ साथ, हमारे घर के साथ साथ, हमारे आसपास भी हमें ध्यान रखना है कि वेस्ट जमा ना हो। ओके, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एक बहुत ही एनवायरमेंटल बैलेंस, मेंटेन एन एनवायरमेंटल बैलेंसमेंट इन आवर लाइफ। ओके, इट इज एक्चुअली, हमने देखा कि ज़रूरत तो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा सॉलिड वेस्ट जमा हो गया है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज़ द नीड ऑफ द आवर टू इम्प्लीमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट practices. Implement solid waste management practices to avoid the possible problems due to solid waste generated from urban and industrial area and to maintain a clean environment. Students, आपने नोटिस किया होगा जब कभी भी बारिश आने वाली होती है ना, तो ये जो BMC वाले होते हैं ये सब बहुत ही सतर्क हो जाते हैं, जितने भी सुवेज कैनल्स हैं उनको साफ कराते हैं। क्यों स्टूडेंट्स, है ना, सबको पता है। यस, अगर कोई सुवेज कैनल है जो कि उसमें कुछ अगर कचरा अटक गया है तो बारिश का पानी वहाँ से जाने की जगह वहाँ पे जमने लगेगा, इस वजह से। तो यस, ये भी एक तरह का सॉलिड वेस्ट का डिसएडवांटेज हुआ ना। तो सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है स्टूडेंट्स। यस, इट इज़ एक्चुअली हैव बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट कहते हैं कि किस तरह हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फोकस कर सकते हैं। जैसे सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, हमने सेपरेट कर लिया, कैटेगरीज बना ली कि कौन से बायोडिग्रेडेबल है, कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल में भी कौन से किस वेस्ट को कितना टाइम लगेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल में कौन से वेस्ट को कितना टाइम लगेगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग। यस, कंपोस्टिंग हमने देख लिया है, I won't be repeating again and again, students. Safe landfill sites. Safe landfill sites, students, ऐसे कचरे हैं जिनको सालों साल लगते हैं डिकम्पोज होने में। यस, तो उनके लिए क्या करना है, हमें एक सेफ लैंडफिल साइट्स बनाने हैं कि भाई यहाँ पे कचरा हमें जमा करना है, सिटी से दूर कहीं पे, जहाँ पे वहाँ का असर अर्बन सिटीज़ में या रूरल सिटीज़ में कहीं पे भी ना हो। नेक्स्ट इज वर्मी कंपोस्टिंग। Yes, vermicomposting is actually an eco-friendly waste management, students. Vermicomposting तो बहुत ही जगहों पे एज एन एम्प्लॉयमेंट यूज़ किया जाता है, कमाने का जरिया। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे लैंडफिल मेथड्स हैं, पायरोलिसिस, एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, जैसे बायोगैस हो गया, बायो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने देखा ना कि किस तरह काउडंग से फ्यूल्स बनाया जाता है, हाई एनर्जी हाई टेम्परेचर वाले फ्यूल्स, दैट इज बायोगैस, बायो इलेक्ट्रिसिटी, टाटा पावर प्लांट्स वगैरह, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे इंसिनरेशंस। बायोमेडिकल वेस्ट स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह ये जो बॉडी पार्ट्स, ब्लड, बैंडेजेस, सिरिंज, टेस्ट ट्यूब्स एंड सो ऑन, इन सबको मैनेज करना कितना ज़रूरी है। यस, उसमें से भी बायोडिग्रेडेबल है तो डिग्रेड करिएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उसे साइड में रखिए, एंड सो ऑन। तो आजकल तो हमें ऐसे भी ऑप्शंस आ गए हैं स्टूडेंट्स जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। यस, सो फॉर दिस पर्पस वी शुड इम्प्लीमेंट मेजर्स लाइक इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सो दैट द मिनिमम वेस्ट विल बी जनरेटेड। अब आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट। तो ऐसे मेजर्स हमें यूज करने चाहिए। अब किस लिए यूज करने चाहिए? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, हम इन चीज़ों को वेस्ट को यूज करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सके, एंड सो दैट मिनिमम वेस्ट विल बी जनरेटेड। ठीक है, हम वेस्ट को यूज करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कम से कम वेस्ट जनरेट हो। रिड्यूसिंग गार्बेज प्रोडक्शन बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूज, जैसे अभी मैंने कहा, रिसाइकलिंग एंड रिसाइकलिंग वाले और रीयूज वाले मटेरियल्स अगर हम यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वेस्ट कहीं ना कहीं मैनेज हो ही जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट 7 प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यस, 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हम अर्लियर स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक। रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकिल।
अब यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स लिए हैं, रीयूज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आफ्टर यूज कुछ मटेरियल है, यूज करने के बाद हम उसको एज इन कुछ टेक्निकल प्रोसेस से आफ्टर रीयूज, ओके, आफ्टर यूज मटेरियल्स शुड बी रीयूज्ड फॉर सम अदर प्रॉपर पर्पसेस। एक बार हमने वो मटेरियल यूज कर ली तो देखना है कि कुछ और पर्पसेस के लिए भी यूज हो सकता है क्या, फिर उसके बाद कुछ और। तो ऐसा क्या होगा स्टूडेंट्स कि एक्सट्रीम लेवल तक उस मटेरियल का यूज होता रहेगा। यस, refusal to the use of such articles made from non degradable articles, जैसे प्लास्टिक्स हो गए, थर्माकोल्स हो गए, इन सबको हम बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते, तो हम ऐसी चीज़ों को रिफ्यूज़ करते हैं कि नो यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। ओके, इसीलिए हम क्लॉथ बैग यूज़ कर सकते हैं। यस, और क्लॉथ के बैग्स तो स्टूडेंट्स काफ़ी सालों तक चलते हैं। हम अगर हमारे कुछ वेस्ट ड्रेसेस होंगे ना स्टूडेंट्स, तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक अ क्लॉथ बैग। यस, तो ड्रेस का भी वेस्ट नहीं हुआ, हमने कुछ दिनों तक यूज़ की ड्रेस को और जब वो पुरानी हो गई तो हमने उससे क्लॉथ बैग बना ली, isn't it? तो ये भी एक तरह का वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। नेक्स्ट इज रिसाइकल, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल आर्टिकल्स बाय रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट, जैसे कि पेपर एंड ग्लास, इन सबको हम रिसाइकल कर सकते हैं। रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल हो गया। अब हम देखेंगे रीथिंक एंड रिड्यूस। यस, रीथिंक एंड रिड्यूस। स्टूडेंट्स, रीथिंक का मतलब, रीथिंक मतलब दोबारा सोचना। यस, rethinking our habits, activities and their consequences in connection with the use of various articles in our day-to-day life. Now what does that mean? Students, हम कोई भी आर्टिकल जब खरीदते हैं मार्केट से, तो उसे खरीदते वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि भाई एक्चुअली में क्या हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, अगर ज़रूरत है तो किस एक्सटेंट तक है, ठीक है। अगर बिना खरीदे हम इसको चला सकते हैं कि हमें इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि हमें ये खरीदना ही हो, तो हमें वो नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक का यूज़ अगर हमें पता है कि हमारे लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है, बट अगर हमें फिर भी इतनी अटमोस्ट ज़रूरत है तो ठीक है। ओके, ऐसे एक्टिविटीज़ जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता है कि भाई ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, बट अगर हम एक्सट्रीम कंडीशन पे है कि हम इसको यूज़ किए बगैर कुछ नहीं कर सकते, then it can be accepted. Okay, but कुछ ना कुछ solutions तो निकल ही जाता है students. Reduce, next is reduce, restrictions to the use of resources to avoid their wastages. जैसे students, अगर आपको पता है कि I love to ride bikes, yes, but हमें पता है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगी, मेरा फ्रेंड अपनी गाड़ी लेकर आएगा, उसका फ्रेंड अपनी गाड़ी लेकर आएगा, तो स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या कर सकते हैं कि हम दोनों एक ही गाड़ी पे जा सकते हैं। ओके, दो जन एक ही गाड़ी पे जा सकते हैं। इट मीन्स हम हमारी सोच को अगर थोड़ा सा बदले और अगर हम शेयरिंग पे ले ले कि एक दिन मैं अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगी, एक दिन वो अपनी गाड़ी लेकर आएगा, इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, जो रिसोर्सेज हैं उसका भी मैनेजमेंट होता रहेगा और दोनों का फायदा भी, पॉकेट फ्रेंडली भी होगा ना स्टूडेंट्स। ये पेट्रोल के पैसे भी बचेंगे, वैसे भी बहुत महंगा हो गया। Old materials should be reused. One thing should be shared by many. Use and throw type of object should be avoided. आपको पता है कि ये एक बार हमने खरीद ली और इसके एक यूज़ के बाद इसका कुछ काम नहीं है, तो ये हमें खरीदना ही नहीं है। ऐसे आर्टिकल्स हमें खरीदने ही नहीं है, ठीक है। और ऐसे आर्टिकल्स हम कम से कम, ऑप्शंस नहीं है, थोड़े चीप होते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट हमें क्या करना है कि ऐसे सोल्यूशंस निकालने हैं, रिड्यूस करना है सॉलिड वेस्ट, तो सोल्यूशंस तो निकालने होंगे, ऐसे सोल्यूशंस निकालने हैं कि भाई चीप भी हो और उसको हम रीयूज कर सके बार बार। नेक्स्ट इज रिसर्च एंड द लास्ट वन इज रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। स्टूडेंट्स, रिसर्च किस चीज़ का, रिलेटेड टू रीयूज ऑफ मटेरियल्स दैट आर टेम्परेली आउट ऑफ यूज। ओके, ऐसे मटेरियल्स का रीयूज करने का रिसर्च करना है जो कि टेम्परेली अभी आउट ऑफ यूज हो चुके हैं। रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, यस, रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ लॉज एंड रूल्स रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट बनने चाहिए जो कि मोटिवेटिंग अदर्स टू डू द सेम। अब पता है कि प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ करना है तो नहीं ही यूज़ करना है। अगर स्टूडेंट्स हम स्ट्रिक्टली वो रूल्स फॉलो कर ले, ठीक है, कि भाई हमें प्लास्टिक बैग नहीं यूज़ करना है, प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है। हम क्लॉथ बैग्स लेंगे, अगर हमें सिलाई आती है तो ठीक है, नहीं आती है, अगर मेरे फ्रेंड को आती है तो हम उसे समझाएंगे और उसे कहेंगे कि भाई यू यूज़ try to reuse the things and also help me out to reuse those things, ठीक है। तो ऐसे हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही स्ट्रिक्टली अप्लाई करने होंगे स्टूडेंट्स, देन ओनली वी विल बी एबल टू मैनेज दोज सॉलिड वेस्ट।
नेक्स्ट इज सम हैबिट्स विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अच्छा, ये जो 3R मंत्रा है ना, व्हाट इज दैट? रिड्यूस, ओके, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मतलब वेस्ट रिड्यूस करना, रीयूज मतलब रीयूज होना, कोई आर्टिकल का हम बार बार रीयूज कर सके ऐसा, और रिसाइकल मतलब रिसाइकलिंग, एक बार यूज़ हो गया उसे रिसाइकल करके हम दोबारा यूज़ कर सके, फिर से रिसाइकल करके हम थर्ड टाइम यूज़ कर सके, ऐसे। तो ये जो 3R मंत्रा है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये मंत्रा हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, थ्रोइंग प्लास्टिक रैपर्स ऑफ चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बिस्किट्स एक्सेट्रा इनटू डस्टबिन, अवॉइडिंग लिटरिंग। यस, बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, नॉर्मल बॉयज़ एंड गर्ल्स, ओके, इन सब का एक आदत होता है कि चॉकलेट खाया और रैपर हमने वहीं फेंक दिया, ओके, वेफर्स खाया, रैपर वहीं पे, आइसक्रीम का कवर टॉप निकाला, वहीं फेंक दिया। ये स्टूडेंट्स, हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि हम जहाँ पर डाल रहे हैं ऑब्वियसली वो जगह भी गंदी हो रही है, तो हमारे इस एक्टिविटी से अगर कोई जगह गंदा हो रहा है तो ये तो बुरी बात है। यस, तो आइसक्रीम शॉप के बाहर आप देखोगे डस्टबिन है, ठीक है, चॉकलेट्स एंड वेफर्स खाते वक्त हम देखते हैं कि कहीं पे रोड साइड पे अगर डस्टबिन नहीं मिला तो वी कैन जस्ट पुट इट इन अ पॉकेट, बैग है तो बैग के किसी कोने में डाल दीजिए, किसी सेक्शन में डाल दीजिए, पॉकेट में डाल दीजिए, जब कभी भी डस्टबिन मिले डस्टबिन में डाल दीजिए, ओके। तो हमें ये देखना है कि हम अपनी तरफ से कितनी कोशिश करते हैं कि सॉलिड वेस्ट को हम मैनेज कर सकें। अगर हमने कचरा वहीं पर डाल दिया, वो उड़ते उड़ते जाएगा, किसी गटर में जाएगा, फिर वहाँ पे कहीं पे कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है जिससे पानी ना जाए, और फिर वहाँ पे पानी जमा होने लगेगा, फिर मस्कीटोज, फिर गंदगी, है ना। तो इससे तो बेटर ही है कि हम डस्टबिन में डाल दें। Avoiding the use of plastic bags, instead using cloth bags preferred from old sarees, bed sheets, curtains, etc. We have already discussed this point. Next is using both sides of paper for writing. हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ड्राइंग बनाते हैं या लिखते हैं पेपर के एक साइड में और फिर दूसरे साइड में नहीं लिखते, उसको छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक जो पेपर्स बनते हैं स्टूडेंट्स वो ट्रीज से बनते हैं, और उस एक पेपर के लिए ऐसे बहुत से पेपर्स जो हम बहुत से बच्चे यूज़ करते हैं ऑन डे टू डे लाइफ, ओके, डेली बेसिस में हम जितने पेपर्स यूज़ करते हैं उनके लिए कितने सारे ट्रीज़ का सैक्रिफाइस करना होता है। तो इट्स बेटर कि हम पेपर का सही यूज़ कर सकें। अगर हमें पता है कि हमें कुछ ज़रूरत नहीं है एंड वी आर जस्ट स्क्रिबलिंग इन आवर नोटबुक, सो इट्स बेटर नॉट टू यूज़ इट, ठीक है, बोर्ड पे स्क्रिबल करिएगा, ठीक है, उसमें चॉक्स। नेक्स्ट इज ग्रीटिंग कार्ड्स, रीयूजिंग ग्रीटिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट पेपर्स। गिफ्ट पेपर्स जो अच्छे से पैक करके गिफ्ट दिया जाता है हमें, हम उसको वापस रीयूज़ कर सकते हैं, अच्छे से ओपन अप करके। आई डू दैट, अच्छे से हम वो गिफ्ट पेपर्स जो है स्टूडेंट्स उसको अच्छे से ओपन करके अच्छे से हम फोल्ड करके रखें, तो जब हमें कभी गिफ्ट देने की बारी आती है ना तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। यस, इवन ग्रीटिंग कार्ड्स, यस, ग्रीटिंग कार्ड्स का जो डेकोरेशंस है स्टूडेंट्स वो बहुत से अच्छे अच्छे मटेरियल से बनाया जाता है, तो उन मटेरियल्स को हम कोई दूसरे ग्रीटिंग कार्ड बनाने में भी हेल्प कर सकते हैं। अवॉइडिंग यूज़ ऑफ टिश्यू पेपर्स, टिश्यू पेपर्स कुछ भी हुआ नहीं कि भाई टिश्यू पेपर, यस, सो ऐसे टिश्यू पेपर्स वेस्ट करने से बेटर है, ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो पेपर ना, टिश्यू पेपर्स भी कहीं से उड़ के तो नहीं आते, बनाए जाते हैं, यस। तो टिश्यू पेपर की जगह भाई व्हाई कांट वी यूज़ आवर ओन हैंडकरचिफ, यस, फॉर स्नीजिंग, कफिंग, वाइपिंग आवर हैंड्स, वॉट एवर द पर्पस में बी, हम अपना खुद का हैंडकरचिफ यूज़ कर सकते हैं। दो रख लीजिए, एक गंदा हो गया तो दूसरा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ लेड बैटरीज। या लेड बैटरीज क्या है, एक बार यूज़ हो गया फिर फेंकना पड़ता है, बट रिचार्जेबल बैटरीज को हम चार्ज करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोग्राम ऑफ सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट एंड एजुकेटिंग एनकरेजिंग द फैमिली एंड सोसाइटी इन दिस रिगार्ड्स। हम बहुत सारे ऐसे सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ओके, हम खुद जाने, दूसरों को बताएं कि भाई कैसे क्या हो सकता है, इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी का फ़ायदा होगा। अवॉइडिंग यूज़ एंड थ्रो टाइप ऑफ आर्टिकल्स, एक बार यूज़ किया फिर फेंक दिया, ऐसे टाइप ऑफ आर्टिकल्स हमें यूज़ ही नहीं करने हैं, यस। और फिर ऐसे आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं मैम? यस स्टूडेंट्स, ये जो पेन होते हैं, यूज़ एंड थ्रो पेन्स, कैंड कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं ना, कैंड कोल्ड ड्रिंक्स वाले, वो हमने टिन वाला लिया और पिया और फिर फेंक दिया, उससे अच्छा तो वो ग्लास बॉटल्स वाले हैं कि भाई उसे हमने पिया, वो बार बार रिफिल होते रहेंगे। नेक्स्ट इज टेट्रा पैक्स शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। दूध आते हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रूट जूसेस आते हैं टेट्रा पैक्स के, यस। सो ये जो टेट्रा पैक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कैंड कोल्ड ड्रिंक्स, पेन्स यूज़ एंड थ्रो वाले, इन सबको हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने बात की कि भाई सॉलिड वेस्ट कैसे जमा हो रहा है, सोर्सेस क्या क्या हैं, उनके मैनेजमेंट के बारे में, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पहले बात की, और फिर हमने देखा कि क्या क्या नेसेसिटी स्टेप्स हमें लेने चाहिए जो कि हम उसको अवॉइड कर सकें।
फिर हमने कुछ हैबिट्स फॉलो किए, 3R रूल्स एंड क्लॉथ बैग्स एंड ऑल, ऐसे सब यूज़ किया। फिर स्टूडेंट्स एक पॉइंट आता है कि मैम हम ये सब कर तो रहे हैं बट हर एक वेस्ट का डिग्रेड होने का खुद का टाइम होता है। यस, सो सबसे पहले जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज़ बनाना पीलिंग्स, बनाना के छिलके, वो 3 से 4 हफ्ते लगते हैं उसे डिग्रेड होने में। नेक्स्ट इज क्लॉथ बैग्स 1 मंथ, फाइन। रैग्स 5 मंथ, वुलन सॉक्स 1 ईयर, वुड 10 to 15 ईयर्स, लेदर शूज़ 40 to 50 ईयर्स। मतलब आप अजम्पशन करिए अगर हमने 30 साल की उम्र में लेदर शूज़ लिया तो 80 साल की उम्र में डिग्रेड होगा। टिन कैंस 50 to 100 ईयर्स, सी टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। एल्यूमिनियम कैंस 200 to 250 ईयर्स, सर्टन प्लास्टिक बैग्स 10 लाख ईयर्स, वेरएज थर्माकोल और स्टाइरोफोम कप्स या फिर थर्माकोल्स, उनको तो इनफाइनाइट ड्यूरेशन, मतलब उनका ड्यूरेशन ही नहीं पता, वो एज इट इज़ रहते हैं। पता चला जोक्स अपार्ट, पता चला हम इस जन्म में थर्माकोल का कचरा रख के गए थे, अगले जन्म में आए फिर से वहीं पे पड़ा है विदाउट एनी डिग्रेडेशन। यस, तो हमने देखा कि किस तरह बनाना पील से लेकर थर्माकोल तक का जो प्लास्टिक है, सॉरी थर्माकोल तक का जो वेस्ट है, उन सब के टाइम ड्यूरेशंस कितने वेरी करते हैं। तो हमें इन सब के टाइम ड्यूरेशंस को ध्यान में रखते हुए वेस्ट जनरेट करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया टाइम ड्यूरेशन को देखकर वेस्ट जनरेशन की बात, और हमें ये भी देखना है कि भाई कहाँ से कितना कम से कम टाइम ड्यूरेशन वाला वेस्ट ही जनरेट हो, और जो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ वेस्ट है हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। एंड साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो स्वच्छता अभियान की बात कर रहे थे हम, यस, उसमें हमने ये भी देखा कि किस तरह अलग अलग वेस्ट को हर चीज़ का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। ग्लास का अलग होता है ना, डिकम्पोजिशन हमने अभी देखा, टिन्स के अलग होते हैं, वुड का अलग होता है, लेदर शूज़ का, सर्टेन प्लास्टिक बैग्स के, सबके टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं। तो भाई स्टूडेंट्स इनका जो एक्यूमुलेशन है, जो जमा करने का तरीका है, वो भी तो अलग अलग होना चाहिए। यस, इसीलिए पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स, इन सबको अलग अलग कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि वेट एंड ड्राई वेस्ट की तरफ से, वेट एंड ड्राई वेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। वेट तो ठीक है, समझ में आता है, जितने भी किचन से निकलते हैं वो सारे वेट वेस्ट होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, वेस्ट फूड हो गया। ओके, तो ये सारे क्या हो गए, वेट वेस्ट में आ गए। ड्राई वेस्ट में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, पेपर होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, ग्लास होते हैं, टिन होते हैं, मेटल्स, सो ऑन। तो ऐसे क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो इसको कलेक्ट करने का प्रोसेस भी अलग अलग ही होता है। हम प्लास्टिक को अलग जमा करते हैं, अलग डस्टबिन में, पेपर को अलग, ग्लास को अलग, प्लास्टिक, मेटल्स एंड सो ऑन हम अलग अलग जमा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन सब का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है डिकम्पोज होने का, तो उस हिसाब से उनको जमा किया जाए। यस, तो स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा क्या होगा कि भाई हम सारा कचरा एक साथ नहीं डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको मिक्सअप करने से तो बायोडिग्रेडेबल तो डिग्रेड हो जाएगा, बट उसके साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है उसकी वजह से जो वेस्ट है वो और बढ़ता जाता है। ठीक है, तो गंदगी बढ़ती जाती है, हेल्थ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उन्हें कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे वेस्ट को। ठीक है, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन कि हम सारे वेस्ट को अलग अलग जमा कर सके। अलग अलग जमा करेंगे तो हम उसे अलग अलग डंप कर सकते हैं, और उनके टाइम रिगार्डिंग, जैसे कि पेपर को कुछ सालों लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, तो ऐसे हम अलग अलग उसको डिकम्पोज करने के लिए डाल सकते हैं। या स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। या स्टूडेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की, उसमें हमने देखा कि वेदर एंड क्लाइमेट चेंजेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर क्या होता है। फिर हमने देखा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यस, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है ऑन एनवायरमेंट। Whereas next is disasters. Yes, environment कभी कभी देखा होगा आपने, अपने वो disasters देती है, या क्योंकि हम उनके साथ अच्छे से डील करेंगे तो वो भी अच्छे से डील करेंगे। अगर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो कुछ डिजास्टर्स हमें झेलने होंगे। तो स्टूडेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, जैसे सबसे पहले डील करते हैं डिजास्टर्स के साथ। यस, डिजास्टर्स जैसे थंडरबोल्ट्स, लाइटनिंग है ना, जब बारिश होती है तो बहुत ज़ोरों की लाइटनिंग्स होती हैं, फ्लड्स आते हैं, फायर, मैन मेड डिजास्टर्स जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, केमिकल एक्सीडेंट्स इन इंडस्ट्रीज, स्टैम्पीड्स मतलब स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जब कहीं पे मास गैदरिंग होता है ना, जब कहीं पे भीड़ होती है और भीड़ को कंट्रोल नहीं करते, पुलिस लाठी चार्ज करती है, तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भागने की कोशिश करते हैं,
है ना, यस, उसे कहते हैं स्टैम्पेड्स इन मास गैदरिंग, राउट्स एक्सेट्रा अकर अराउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कुछ ना कुछ रीजन से ये चीज़ें होती रहती है, तो इसे हम कहते हैं ऐसे सब जो डिजास्टर्स, ओके, तो दे कॉज लार्ज स्केल डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लाइफ को तो है ही, बट प्रॉपर्टीज को भी होते हैं। कहीं पे बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी खराब हो जाती है ना, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, इज एन एक्शन इम्प्लीमेंटेड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग अगर होगी ना स्टूडेंट्स, तो डिजास्टर को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। सबसे पहला कि प्रिवेंशन ऑफ लॉसेज एंड डेंजर। कुछ लॉसेज है, अगर हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं तो उसे किया जाता है। नेक्स्ट इज डेंजर, इम्प्रूविंग टॉलरेंस। यस, टॉलरेंस इम्प्रूव करना, मतलब अगर कहीं पर डिजास्टर आया है और अगर हम उसका सहनशीलता अगर बढ़ा सकते हैं तो ऑब्वियसली। प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर, मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हार्म। प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर, डिजास्टर से अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है तो हम उसे थोड़ी सी रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि भाई मिनिमम से मिनिमम डिजास्टर से जो प्रॉब्लम हुई है, जो नुकसान हुआ है, जो हार्म हुआ है, वो कम हो सके। प्रिपरेशन टू फेस द डिजास्टर, अब अगर हमें पता है कि फ्लड आने वाला है तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं तैयारी करते हैं। जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उनको हम माइग्रेट करते हैं, कहीं पे डैम्स में पानी जमा करने की कोशिश करते हैं। डैम्स भी भर जाता है तो वी जस्ट छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं, क्योंकि डैम्स के वॉल्स वीक हो गए, अगर वो टूटने लगे तो फिर बहुत से लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो जो भी सोल्यूशंस हैं स्टूडेंट्स, हमें उसके बारे में सोच के रखना होता है बिफोर अ डिजास्टर कम्स, ओके। जिसमें नहीं हो सकता, नहीं सोच सकते, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। इमीडिएट एक्शंस इन डिजास्टर सिचुएशंस, अगर कहीं पे कुछ डिजास्टर चल रहा है, कहीं पे आग लग गई है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसे टीम को कैसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कैसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए, वो सब चीज़ें ऑन द स्पॉट होती है, ओके। असेसमेंट ऑफ डैमेजेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर्स, डैमेज कितना हुआ है, क्या हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर का मतलब है कि भाई डिजास्टर कितनी बुरी तरह हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, एंड सो ऑन। अरेंजिंग फॉर रेस्क्यू वर्क एंड हेल्प, कहीं पे बाढ़ आ गई है, लोग अपने घरों में तो रह नहीं सकते, ऑब्वियसली पानी भर गया है, तो उनके रेस्क्यू के लिए हमें रेस्क्यू टीम बुलाना है, यस, तो वो काम करना है। रिहैबिलिटेशन एंड रीबिल्डिंग, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, अगर किसी को कुछ नुकसान हुआ है तो वहाँ पे रह सकता है, घर वगैरह नहीं है तो वहाँ पे रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहते हैं, उनका खाना पीना मेडिकेशन सब कुछ ध्यान रखा जाता है, ताकि वो अपने मेंटल स्टेटस को भी कंट्रोल कर सके, बैलेंस कर सके कि भाई अभी घर तो चला गया बाढ़ में, अब क्या करें भाई। सबसे पहले तो बेसिक नीड्स की ज़रूरत होती है ना, यस, तो खाना, मेडिकल हेल्प, वो सब रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में दिया जाता है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैजुअलिटीज दैट आर सीन टू अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। जैसे तो अलग अलग डिजास्टर्स होते हैं, फ्लड, फायर, है ना, ड्राउट्स, लाइटनिंग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिजास्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या हर डिजास्टर में जो रेस्क्यू टीम होता है वो एक ही तरह का काम करेगा? नहीं ना, यस, ऑब्वियसली नो, क्योंकि हर डिजास्टर में काम करने का तरीका अलग अलग होगा, नुकसान अलग होगा, है ना, हार्म अलग अलग होगा। तो सिमिलरली वहाँ पे जो फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाएगा वो भी अलग अलग होंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज प्रिवेंशन ऑफ डेथ, किसी की फर्स्ट एड की वजह से नुकसान, मौत ना हो जाए, है ना, फर्स्ट एड नहीं था इसलिए उसकी मौत हो गई, ये चीज़ नहीं हो, इसीलिए फर्स्ट एड सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिंग डिटोरिएशन ऑफ हेल्थ एंड स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन, कहीं छोटी मोटी चीज़ें तो ठीक है, बट अगर कहीं पे कुछ ज़्यादा है जैसे उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजना बहुत ज़रूरी है, बट बिफोर दैट ड्रेसिंग तो ज़रूरी है ना। कहीं पे चोट लग गई, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट्स हो गए, ट्रेन कभी कभी अपनी पटरियों से निकल जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स की कोई कहीं पे दब गया है तो उसे बाहर निकालो, उसे कुछ मेडिसिन दो, उसकी ट्रीटमेंट करो और फिर उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजो। यस, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द इमरजेंसी मेजर्स, कौन सी इमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए, कौन से फर्स्ट एड देने चाहिए, कौन सी फर्स्ट एड की प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए, वो हमें ध्यान में रखना है। यस, सो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, लाइफ एंड रिक्विजिशंस, ABC कहते हैं हम उसे। सबसे पहले है A, एयरवेज, ओके, ABC, एयरवेज, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ABC। अब एयरवेज का स्टूडेंट क्या है, इफ़ द विक्टिम हैज़ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एयरवे का मतलब है सांस लेने में अगर कोई दिक्कत है तो द हेड शुड बी हेल्ड इन बैकवर्ड स्लोपिंग पोजीशन, जैसे मतलब अब नॉर्मली हम देख रहे हैं तो हेड शुड बी हेल्ड इन द बैकवर्ड स्लोपिंग पोजीशन,
और द चिन शुड बी रेज्ड सो दैट द रेस्पिरेटरी पैसेज रिमेन्स ओपन। हम ऐसे ऊपर करके देखेंगे। समटाइम्स आई रिमेंबर्ड, कभी कभी अगर हम खाना खाते खाते गले में अगर कुछ अटक जाता है तो आवर पेरेंट्स दे से दैट ऊपर देखो, है ना, बिकॉज क्या हो जाता है, एयर पैसेज वे, एयर वेज बिकम्स स्ट्रेट, तो क्या हो जाता है, फिर सांस लेने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। इफ द ब्रीदिंग हैज स्टॉप्ड, सपोज कि इसके बाद भी कुछ काम नहीं हुआ, ब्रीदिंग स्टॉप हो गया, यस, द विक्टिम शुड बी गिवन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बाय माउथ टू माउथ रेक्यूसेशंस। अब कभी कभी क्या होता है, मूवीज एंड ऑल में देखा होगा, कभी कभी अगर पर्सन फिर भी सांस नहीं ले पाता तो माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दिया जाता है। एज यू कैन सी हियर, माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देने से क्या होगा स्टूडेंट्स, जो उसको जो एयरवेज है, पैसेज है, वो ओपन हो सकता है। स्टिल अगर फिर भी the victim is unconscious, then after giving mouth to mouth respiration twice, the heart should be pressed. फिर भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि पर्सन कॉन्शियस रिगेन कर रहा है, नहीं, वे बेहोश हैं भैया। सबसे पहले हमने देख लिया, चिन हेड ऊपर नीचे करके देख लिया, माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देकर देख लिया। स्टिल फिर भी अगर कोई ऐसे केसेस, वो सिनेरियो केसेस हैं कि फिर भी वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देने के बाद व्हाट वी शुड डू इज वी शुड प्रेस, है, माउथ टू माउथ वेंटिलेशन हमने 2 बार दे के देख ली। द हार्ट शुड बी प्रेस्ड डाउनवर्ड बाय प्रेसिंग द चेस्ट। आप देख सकते हो, द हार्ट शुड बी प्रेस्ड डाउनवर्ड बाय प्रेसिंग द चेस्ट विद बोथ द पाम्स। दोनों पाम्स को ज्वाइन करके इसे दबाया जाता है। नाउ दीज 2 एक्शंस शुड बी रिपीटेड ऑल्टरनेटिवली आफ्टर 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट तक हमने ऐसा किया, फिर थोड़ी देर गैप दिया, फिर थोड़ी देर बाद किया, ऐसा करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड कार्डियोपल्मोनरी रेक्यूजेशन, CPR। इट हेल्प्स टू ब्रिंग द सर्कुलेशन बैक टू नॉर्मल। माउथ टू माउथ दे के देख लिया, ओके, हेड और चिन उठा के देखा, माउथ टू माउथ वेंटिलेशन दे के देख लिया, फिर हमने क्या किया, माउथ टू माउथ देने के बाद 15 मिनट्स तक हम ऑल्टरनेटिवली उसे प्रेस करते रहे। दोनों एक्शंस को हम रिपीट करके 15 मिनट तक रिपीट करते हैं, तो क्या हो जाता है कि कार्डियोपल्मोनरी रेक्यूजेशन के बाद, दैट इज CPR के बाद, द पर्सन कम्स टू कॉन्शियसनेस, बिकॉज उसकी सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स की ये सब तो ठीक है, ABC हमने देख ली, बट साथ ही साथ अगर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा विक्टिम है जो कि काफ़ी इंजर्ड है और ब्लीड कर रहा है, खून निकल रहा है काफ़ी, तो क्या करना चाहिए भाई, द वुंड शुड बी कवर्ड विद एन एंटीसेप्टिक पैड। ठीक है, एंटीसेप्टिक पैड, अगर कोई बहुत ज़्यादा कट है, गहरा कट है, तो उसे बैंडेज करना होगा, उसमें बैंडेज करना होगा। अजम्पशन कि बैंडेज अवेलेबल नहीं है तो हम देख सकते हैं कि एंटीसेप्टिक पैड अगर अवेलेबल है तो भी एटलीस्ट उसको हम दबा के रखें ज़ोर से, या तो थंब से या तो पाम से। ओके, दबा के रखने से क्या होगा स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के बाद वो ब्लड क्लॉट होने लगेगा। अगर ब्लीडिंग, ठीक है, बर्न्स, अगर कहीं आग लग गई है, किसी को कुछ जल गया है, हाथ पैर ऐसा कुछ, तो इफ द विक्टिम हैज बर्न इंजुरीज, इट इज़ बेनिफिशियल टू होल्ड द इंजर्ड पार्ट अंडर क्लीन एंड कोल्ड फ्लोइंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 minutes. Okay, next is fractures and impact on vertebrates. अगर कुछ ऐसा हुआ कि कहीं पे कुछ बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गए, ऐसा कुछ कहीं पे किसी को फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, कोई भी हड्डी का हिस्सा, तो इट इज़ एसेंशियल दैट द फ्रैक्चर्ड पार्ट शुड बी इमोबिलाइज्ड। फ्रैक्चर्ड पार्ट को हिलाना नहीं है, अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया तो हाथ को ऐसे ही रखना है, उससे ज़्यादा हिलाना नहीं है। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एनी अवेलेबल वुडन रॉड्स। कोई वुडन रॉड ले लीजिए, कोई बैटून, कोई रूलर, कुछ भी लेकर उसे इमोबाइल करने की कोशिश करिए। ऐसे अजम्पशन कि हाथ फ्रैक्चर हो गया तो मैंने यहाँ पे रूलर लगा दिया और फिर वो स्टेबल हो गया। ओके, नाउ आई कांट मूव इट, क्योंकि जो वुडन रॉड या रूलर है उसकी मदद से वो इमोबाइल हो जाएगा। ओके, इफ़ देयर इज़ एन इम्पैक्ट ऑन द बैक, अगर ठीक है हाथ पैर नहीं है बट अगर बैक पे कोई फ्रैक्चर है, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम में, द पेशेंट शुड बी केप्ट इमोबाइल ऑन अ फर्म स्ट्रेचर। स्ट्रेचर पे उसे इमोबाइल रखना है, उसका बैक मतलब उसकी बॉडी ओवरऑल हिलनी नहीं चाहिए। ओके, ये तो होगी बहुत ABC की बातें। अगर इन सब के बावजूद कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई स्प्रेन आ गया, कोई ट्विस्टिंग आ गया, या फिर कोई कॉन्ट्यूशन, कहीं किसी ने कुचल गया कुछ, द RIC रेमेडीज, RIC क्या होता है, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कॉम्प्रेशन, E फॉर एलिवेट। रेस्ट, विक्टिम को बैठा देना चाहिए, कहीं पे स्प्रेन आ गया, कुछ ट्विस्ट हो गया उसका पैर, तो उसे बैठा दीजिए, उसे रिलैक्स पोजीशन पे बैठाकर रिलैक्स करने को कहिए।
आइस, अप्लाई एन आइस पैक टू द इंजर्ड पार्ट, आइस पैक लगाइएगा जहाँ पे स्प्रेन ट्विस्ट कुछ हुआ होगा। आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट द इंजर्ड पार्ट शुड बी मसाज्ड जेंटली, क्योंकि आइस पैक लगाने से वो नम हो जाता है और फिर उसे हम मसाज करने पे जो सर्कुलेशन है उसे नॉर्मल कर सकते हैं। एलिवेट द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन रेस्ड और एलिवेटेड पोजीशन, जैसे नॉर्मली अगर पैर पे स्प्रेन आ गया, ट्विस्ट आ गया, तो हम पैर को बॉडी से थोड़ी सी ऊपर डायरेक्शन में रखते हैं। ओके, तो ये रहा RIC रेमेडी फॉर सर्टेन इंजरीज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर ये सब चीज़ें तो ठीक है, कोई फर्स्ट एड देना है, बट फर्स्ट एड देने के बाद अगर मुझे विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब डिजास्टर पॉइंट जो जगह पे हुआ, जहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट स्पॉट से लेकर हॉस्पिटल तक अगर मुझे उस पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे किया जाएगा? बेस्ड ऑन सिचुएशंस। द फर्स्ट इज क्रैडल मेथड। नाउ व्हाट इज दैट क्रैडल मेथड? अब ये कोई बच्चों के लिए या फिर अंडरवेट विक्टिम्स जो होते हैं उनके लिए, कि वो बेहोश हो गए या फिर ऐसा कुछ हुआ तो उनको उठा के ले जाया सकता है। नेक्स्ट इज पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड। पुलिंग मतलब अगर थोड़ी ही दूर जाना है तो हम उसे खींच के घसीटते हुए ले जा सकते हैं, इतना भी घसीटना नहीं बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ विक्टिम। सो या तो दो लोगों की मदद से उसे उठाकर ले जाया सकते। नेक्स्ट इज कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर। स्टूडेंट्स, कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर मतलब आप देख सकते हो कि 4 हाथ मतलब 2 लोग हैं। ओके, तो ये 4 हैंड्स को इस तरह क्रॉस करके एक चेयर जैसा बनाया गया। अब ये जो पोजीशन है ज़रूरत क्यों होती है? ये ऐसे लोगों को इट मीन्स ऐसे विक्टिम्स या फिर ऐसे पेशेंट्स को माइग्रेट करने के लिए जिनकी बॉडी वेस्ट, बिलो द वेस्ट उनकी बॉडी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, यानी कमर के नीचे जिनकी जो बॉडी है उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उन्हें 4 हैंड चेयर के पोजीशन में कैरी किया जाता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन क्रच मेथड। यस, ह्यूमन क्रच मेथड्स स्टूडेंट्स मेनली यूज्ड बाय फायर ब्रिगेड्स। यस, अब फायर ब्रिगेड्स इसको क्यों यूज़ करते हैं भाई? कहीं पे कोई अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ओके, अनकॉन्शियस है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? उसे उठाकर ले जाया सकता है या फिर उसके पैरों पे, सी इफ वन ऑफ द लेग इज इंजर्ड द विक्टिम शुड बी सपोर्टेड विद मिनिमम लोड ऑन दी अदर, मतलब एक पैर से दूसरे पैर पे वजन कम आए। नेक्स्ट इज कैरिंग ऑन 2 हैंड चेयर। कैरिंग ऑन 2 हैंड चेयर का स्टूडेंट्स क्या हो जाता है यूज? आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 हैंड है, एक पीठ के पीछे और एक कमर के नीचे। यूजफुल फॉर दोज पेशेंट्स हु कैन नॉट यूज देयर हैंड्स बट कैन होल्ड देयर बॉडी अपराइट, अपने आप को सीधा रख सकते हैं ऐसे। स्ट्रेचर्स की ज़रूरत क्यों होती है? इन एन इमरजेंसी केस इफ़ अ कन्वेंशनल स्ट्रेचर इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, नॉर्मल जैसा स्ट्रेचर होता है अगर वो स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है तो एक टेम्परेरी स्ट्रेचर बनाया जाता है यूजिंग बैम्बू एंड ब्लैंकेट्स, और उसको यूज़ किया जाता है टू कैरी दी पेशेंट्स और दी विक्टिम्स। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द कैरिंग मेथड्स यूज्ड बाय the rescue teams to migrate the patient from the spot, the location और the accident spot to the hospital. नेक्स्ट इज अगर इनके बावजूद भी कुछ और इमरजेंसी मेजर्स की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि फ्लड है तो बोट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो बोट्स आर यूज्ड बाय सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू रेस्क्यू पीपल ट्रैप्ड इन फ्लडेड एरिया। As an emergency measure, wooden boards, bamboo floats, air-filled rubber tubes from a tire can be used to take an advantage of it. इतने सारे बोट्स तो अवेलेबल होते ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके भी हम बोट बना सकते हैं। अ फायर एक्सटिंग्विशर इज अ पोर्टेबल अप्लायंसेस, ओके, दैट कैन बी इजीली कैरिड एनीवेयर। फायर एक्सटिंग्विशर एक पोर्टेबल अप्लायंसेस है, तो उनको हम कैरी कर सकते हैं, कहीं पे आग लगी होगी तो ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस आर एक्चुअली यूज टू पुट आउट फायर्स। जो भी फायर को ऑफ करने के लिए ज़रूरत होती है वो सब पोर्टेबल खास करके उनको कैरी किया जा सकता है कि कहीं आग लगी हो तो उसे हम कम कर सकते हैं। सो दिस मच इज द चैप्टर। देन स्टूडेंट्स, वी हैव सीन environmental management में we have seen how climate and weather correlations takes place and importance of weather। फिर हमने solid waste management भी देखा and along with that we have seen disaster management। yes students, so अगर students आपको इस topic से related कोई भी doubts है तो you can write it to us on our comment section and I'll get back to you। and students, अगर आपको ये videos पसंद आ रहे हैं तो please like करिएगा and do subscribe our channel for the notifications of more upcoming videos। So thank you so much students for being with us. Thank you and all the best.